नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 107 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विकास। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो हमारे सामने प्रमुख प्रश्न आएगा वो प्रश्न ये आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के विकास के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, हमारे चैप्टर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के विकास के 5 चरणों का उल्लेख किया गया है, जहां पहला चरण शुरुआत होती है 1648 से लेकर 1919 तक, और इस चरण का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है राजनीतिक इतिहास का चरण। दूसरा और तीसरे चरण का जो टाइम पीरियड है वो है 1919 से 45 तक, जहां इसे 2 भागों में बांटा गया। पहला समसामयिक घटनाओं के आधार पर और दूसरा संगठनों के निर्माण के आधार पर। चौथा वैज्ञानिक अध्ययन का चरण है और 5वां आलोचनात्मक सिद्धांत या वैश्वीकरण का चरण है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इनका डीपली अध्ययन करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें, और इसके अलावा यदि आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, और चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के विकास के चरण कौन कौन से हैं, और जिसमें पहले चरण की बात की गई है राजनीतिक इतिहास के चरणों की। तो देखिए शुरुआत में ना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में ना इतनी रुचि नहीं ली जाती थी, केवल अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि ली जाती थी। कोई घटना घट रही है उसके बारे में इतिहासकार लिखते थे, लेकिन राजनीतिज्ञ उसके कारणों का पता नहीं लगाते थे। तो जब हम राजनीतिक इतिहास के चरण की बात करते हैं तो ये चरण 1648 से शुरू होता है और 1919 पर ख़त्म होता है, जहाँ 1648 में जो यूरोप में युद्ध चल रहे थे उसके बाद वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। इस संधि के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये दौर चलेगा, और इस दौर में केवल और केवल दबदबा रहेगा इतिहासकारों का। राजनीतिक वैज्ञानिक इस और कोई भी अपनी राय नहीं रखेंगे, वो इधर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। ऐसे में इतिहासकार अपने तरीके से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का वर्णन करेगा। अब जब देखिए इतिहासकार अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में या किसी भी घटना के बारे में वर्णन करते हैं तो वो एक स्टोरी टाइप से ले आते हैं उस चीज़ को, जबकि राजनीतिक वैज्ञानिक जब किसी घटना का वर्णन करते हैं तो विचारधाराओं पर जाते हैं। वो क्यों ढूंढते हैं, जबकि इतिहास क्यों नहीं ढूंढता। इतिहास कोई घटना घट जाती है तो उसे लिखता है, जबकि राजनीति उस घटना को घटने से पहले ही एक पूर्वानुमान दे देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1648 से लेकर 1919 तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति पर ध्यान दिया ही नहीं गया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अध्ययन पर ध्यान दिया ही नहीं गया। केवल इतिहासकारों द्वारा जो भी लिखा गया उससे हमें उस समय के बारे में पता चलता है। चाहे इतिहास की किताबें हों, चाहे कानून की किताबें हों, चाहे धर्मशास्त्री किताबें हों, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की विविधता का अध्ययन करने के प्रयास किए गए। बस कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उस देश की कैसी हैं, उस देश की कैसी हैं, उस देश में संघर्ष क्यों है, कैसा है, ये सब चीज़ें की बात की गई। और वो भी जो ये बातें की गई ये भी व्यवस्थित नहीं की गई, बेसिकली लेवल पर ध्यान दिया ही नहीं गया, जीरो लेवल पर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन है, जो विश्लेषण है, इसके करने के लिए कोई संगठन भी नहीं था इस दौरान। 1900 में पॉल एस रिचर्ड एक बहुत बड़े व्याख्याकार थे। उन्होंने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में विश्व राजनीति पर व्याख्यान दिए, लेकिन फिर भी सभी राज्यों ने हर दूसरे राज्य को नहीं स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि सब लोग क्या थे, सबकी छोटी छोटी रियासतें थी, सब छोटे छोटे जागीरदार थे। हर एक व्यक्ति आर्थिक शक्ति लेना चाहता था, सैनिक शक्ति लेना चाहता था, और युद्ध होते रहते थे। दो या देशों के बीच में जो संबंध थे वो अर्थव्यवस्था, भूगोल, सैन्य, इतिहास, सामाजिक, कल्चर, रिलीजन, वैचारिक, इस आधार पर क्या होता था, इस आधार पर संबंध जटिल होते जाते थे, और ऐसे में संघर्ष अनिवार्य हो जाता था। क्योंकि हर एक देश अपनी भौगोलिक अवस्थाओं को पूरा करने के लिए, अपनी राजनीतिक अवस्थाओं को पूरा करने के लिए, अपनी सांस्कृतिक सर्वोच्चता के लिए, धार्मिक सर्वोच्चता के लिए युद्ध लड़ता रहता था। ऐसे में ये सारी घटनाएं इतिहास का हिस्सा तो बन गई, संघर्ष और सहयोग के बात तो होने लगी, लेकिन इन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई गई हैं इस चरण की, कि देखिए इस चरण की सबसे पहली विशेषता ये थी कि जितना भी अध्ययन किया गया था ये मानव प्रकृति में ही था। इसके कारण पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि अगर मनुष्य की प्रकृति स्वार्थी है तो क्यों है, ये नहीं पता लगाया गया। यदि मनुष्य की प्रकृति दयालु है तो क्यों है, इसका पता नहीं लगाया गया। जब 7वें चैप्टर में हम रियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे तब हमें इसके बारे में कुछ चीज़ें पता चलेंगी। इसके अलावा इसकी दूसरी विशेषता ये थी कि कारकों और ताकतों के आधार पर घटनाओं का विश्लेषण करने के बजाय
जो भी अध्ययन किया गया है वो घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन देने के लिए दिया गया है। देखिए मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि घटनाएं क्यों घटी इस पर जोर नहीं दिया गया, बस जो घटनाएं घटी उसको स्टेप टू स्टेप रजिस्टर्ड करने पर ध्यान दिया गया कि ये घटना इस तारीख को घटी, इस दिन घटी, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। क्यों घटी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि कोई घटना क्यों घटी। ज़्यादातर अध्ययन ऐतिहासिक अतीत को जानने के लिए किए गए थे, घटनाओं के विश्लेषण का कोई प्रयास नहीं किया गया, इसलिए वर्तमान में उन घटनाओं का कोई महत्व भी नहीं है। जितने भी अध्ययन किए गए इस चरण में वो व्यवस्थित तरीके से नहीं किए गए हैं, बल्कि उसमें सिद्धांत निर्माण के लिए वैज्ञानिकता की कमी थी, पॉलिटिकल थ्योरी नहीं थी उसमें। अधिकांश अध्ययन अनौपचारिक संबंधों को खोजने के प्रयास के बिना घटनाओं को वर्णनात्मक ढंग से समझाते थे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैज्ञानिक आधार का इस समय अभाव था। तो कुल मिलाकर 1648 से लेकर 1919 तक की बात एक लाइन में अगर करी जाए तो वो ये है कि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में वैज्ञानिकता का अभाव है, राजनीतिक वैज्ञानिक इस और दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, और इतिहासकारों का इस और क्या है, दबदबा है। और इतिहासकार इतिहास के दृष्टिकोण से इन घटनाओं का क्या कर रहे हैं, विवरण दे रहे हैं और इतिहास में दर्ज कर रहे हैं। तो पहले चरण की बातें आपको आई होप सो समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताते रहिए। देखिए, जब हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं ना, तो इसे हम कुछ शब्दों में नहीं बांध सकते। इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ने का मजा मास्टर्स में है, जब चीज़ों को खुलकर बताया जाता है। एमए फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तब आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा वास्तव में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या। आपकी किताब में तो बस ये मान के चलिए, बस ऊपर ऊपर से बताया जा रहा है। जो घटनाओं का वर्णन करने में मज़ा आता है ना, वो मास्टर्स में ही आता है। तो फिलहाल हम ग्रेजुएशन के हिसाब से ही पढ़ेंगे, यूजी के कोर्स के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विकास का जो दूसरा चरण है वो शुरू होता है 1919 से, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और ये चलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ना पूरी दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, पूरी दुनिया को प्रभावित किया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी कि पहला विश्व युद्ध हुआ, इसने पूरी दुनिया के सामने ये रख दिया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति में ही संघर्ष है, और जब संघर्ष स्वार्थी हो जाता है ना, तो करोड़ों लोगों को मार सकता है। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतने बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई, तब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। इस युद्ध के बाद तो यूनाइटेड किंगडम में, यूएसए और स्विट्जरलैंड में बहुत सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, और इन विश्वविद्यालयों में सिलेबस इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। 1919 में औपचारिक एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात हुई, और ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसरशिप की स्थापना भी हुई। 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वुडरो विल्सन पीठ स्थापित की गई, और इस पद के पहले जो अध्ययनकर्ता थे वो थे ए लैफर्ड एखॉर्ड जिमर। इसके साथ साथ उसी वर्ष जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के एडमंड ए वॉल्श स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस की स्थापना हुई यूएसए में। 1920 की शुरुआत में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की स्थापना हुई, और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता फिलिप नोएल बेकर ने इसकी पहल की। यानी कि जब हम 1919 से 1945 तक की बात करेंगे तो ये समसामयिक घटनाओं का चरण होगा, यानी कि उस दौरान जो घटनाएं घटी उसके आधार पर क्या निर्णय लिए गए। तो 1914 से 18 तक पहला विश्व युद्ध जब हुआ, उसके बाद ये ध्यान दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा क्या किया जाए जो ऐसे युद्ध ना हो, जो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान ना हो। तो ऐसे में इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर पढ़ाई शुरू हुई। विश्वविद्यालयों में इस पर भी कोर्स शुरू हुए, और बड़े पैमाने पर प्रोफेसरों की भी नियुक्ति की गई। तो ये सब कब हुआ? 1919 से 45 के बीच में। 1927 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए पूरी तरीके से समर्पित पहला विश्वविद्यालय खुला, ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, और इसमें ये बात की गई कि लीग ऑफ नेशंस में जितने भी लोग काम करेंगे उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया जाए। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना की जा सके। 1928 में शिकागो विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में के बारे में पढ़ाई शुरू की गई। 1933 में हार्वर्ड और टफ्ट्स विश्वविद्यालय में, और इसके साथ साथ फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी की शुरुआत की गई। तो अगर हम इस युग की बात करें, यानी कि 1919 से लेकर 1945 तक के टाइम पीरियड की बात करें, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की स्थापना होगी, और जो इंस्टीट्यूशंस पहले से ही हैं
उनके अंदर पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी किसके, IR के, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के। तो अगर इस चरण की विशेषता की बात की जाए तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समसामयिक यानी कि उस दौरान की घटनाओं से संबंधित था। राजनीतिक इतिहास के अतीत के अध्ययन को अब करंट अफेयर्स से जोड़ा जाने लगा। ऐतिहासिक विवरणों की अपेक्षा के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एकीकृत ज्ञान अभी भी नहीं मिल पाया, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जिस पढ़ाई की जरूरत थी, जिस चीज़ को समझने की जरूरत थी, वो इस काल में भी नहीं मिल पाया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान तो प्राप्त हुआ लेकिन सीमित। एक बहुत बड़ी जो तस्वीर थी IR की वो गायब ही रही। सामयिक घटनाओं पर पूर्ण और कुल निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सही ज्ञान के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो इसने एक तरफा ज्ञान को बढ़ाया सिर्फ। अतीत और वर्तमान के पूर्ण अध्ययन का इसमें कमी थी। तो अगर हम बात करें पहले चरण की और दूसरे चरण की, तो ये दोनों चरण ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए नाकाफ़ी रहे, जिससे हमें IR के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। थोड़ी बहुत ज्ञान पता भी चलता है तो वो भी ना के बराबर ही है। अब हम तीसरे चरण की बात करेंगे, टाइम पीरियड जिसका सेम है 1919 से 45 तक, लेकिन इसका नाम है कानून और संगठनों का चरण। देखिए इस टाइम पीरियड में पता क्या दिया जाएगा, इस टाइम पीरियड में ये ध्यान दिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर संघर्ष हैं तो उस संघर्षों को सॉल्व करने के लिए कुछ संस्थाएं होनी चाहिए, और ऐसे में एक संस्था बनेगी लीग ऑफ नेशंस, यानी कि हिंदी में राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ का निर्माण इसलिए किया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित की जा सके, युद्धों पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद ये तो पक्का हो गया था कि युद्ध कभी भी लाभ नहीं दे सकता, चाहे जीता हुआ पक्ष हो और चाहे हारा हुआ पक्ष हो, युद्ध सबको हानि ही देगा। तो ऐसे में इस चीज़ पर जोर दिया गया कि ऐसे संगठनों का विकास किया जाना चाहिए, ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जो संघर्ष को समाप्त करके शांतिपूर्ण समाधान की ओर विश्व को ले जाएं। तो ऐसे में ये यहाँ से यहाँ तक यही बताया गया है, और इसकी विशेषताएं जो बताई गई हैं वो ये बताई गई हैं कि इस चरण में कानून और संगठन के आधार पर संस्थागत ढांचों की स्थापना पर जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए आदर्शवाद, नैतिकता की दृष्टि पर बहुत सारे व्याख्यान दिए गए। इसके साथ साथ इस समय के जो प्रचलित संबंध थे और राज्य के जो हित थे उनके बारे में ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक तरफ तो हम इस दौरान शांति की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पेरिस की संधि और वर्साई की संधि जर्मनी पर थोप रहे थे। तो एक और तो आप शांति की स्थापना कर रहे हो और दूसरी तरफ आप जर्मनी को क्या कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, दूसरे विश्व युद्ध का आमंत्रण दे रहे हो। तो लीग ऑफ नेशंस की जो निर्माण किया गया वो समझ से परे था कि यार आप शांति की स्थापना कर रहे हो या विकसित देशों के पक्ष में निर्णय ले रहे हो। अगले चैप्टर में आपको पता चल जाएगा जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ोगे। लीग ऑफ नेशंस ने हालांकि कुछ प्रयास तो किए, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई सिद्धांत इस काल में विकसित नहीं हुआ। आज जी देख लो आप, यूएनओ पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में क्या कर रहा है यूएनओ, कोई निर्णय ले पा रहा है? तो बिल्कुल वैसी ना लीग ऑफ नेशंस की स्थिति थी, इससे भी बदतर स्थिति थी उस समय लीग ऑफ नेशंस की। तो अब तक आपने 3 चरण पढ़े हैं, राजनीतिक इतिहास का चरण, दूसरा समसामयिक घटनाओं का चरण, तीसरा कानून और संगठनों का चरण, चौथा है वैज्ञानिक अध्ययन का चरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 1945 से लेकर 1991 तक। ये माना जाता है कि वास्तव में IR की जो शुरुआत हुई है ना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो शुरुआत हुई है वो इसी काल में हुई है। कौन से काल में? शीत युद्ध के काल में। हालांकि इस वाले टाइम पीरियड को ना 7वें चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1945 से 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन का स्वरूप था वो वैज्ञानिक था, साइंटिफिक था। यहाँ पर राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, और ऐसे में एक बहुत बड़ा नाम आएगा, वो नाम आएगा हंस मार्गेंथौ का। हंस मार्गेंथौ जो विचारधारा देंगे उस विचारधारा को हम इंग्लिश में बोलेंगे रियलिज्म और हिंदी में बोलेंगे यथार्थवाद। और यथार्थवाद के साथ साथ 1970 के बाद एक नई विचारधारा आएगी जिस विचारधारा को देंगे केनेथ वोल्टज, और इस विचारधारा का नाम होगा नव यथार्थवाद। तो देखिए यथार्थवादी पता क्या कहते हैं? यथार्थवादी ये कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति में ही संघर्ष है, मनुष्य स्वभाव से ही क्रूर है, मनुष्य स्वभाव से ही अत्याचारी है, मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी है। ऐसे में मनुष्य जब स्वभाव से ही स्वार्थी है तो अपने स्वार्थ के लिए वो क्या करेगा? दूसरे का बुरा भी कर देगा। तो और मनुष्य से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। तो राज्य की प्रकृति भी कैसी है? स्वार्थी है, अहंकारी है। ऐसे में हर राज्य ये चाहता है कि वो दूसरे राज्य पर कब्जा कर ले, अपना आधिपत्य जमा ले और पूरे विश्व का एकमात्र महाशक्ति बन जाए। और जब ऐसा हर राज्य सोचेगा तो युद्ध होंगे। तो रियलिज्म पता क्या कहता है? आदर्शवाद क्या कहता है
कि राज्य की प्रकृति में ही संघर्ष है, राज्य की प्रकृति में युद्ध है, इसलिए युद्ध होते हैं। और हमें ये सच मान लेना चाहिए कि युद्ध को हम कभी नहीं खत्म कर सकते। युद्ध का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मनुष्य का इतिहास है, ऐसा यथार्थवादी कहते हैं। इसको हम 7वें चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस स्पीच को मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि वीडियो को लेंथी करने से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। 7वें चैप्टर की वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको इसको ना और अच्छे समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर एक ही पन्ने का बताया गया और वहाँ पर वो पूरा चैप्टर है यथार्थवाद। एक चीज़ और बता देता हूँ चलो मैं, यथार्थवाद से पहले जो विचारधारा चलती थी ना, वो आदर्शवाद की चलती थी, आइडियलिज्म की चलती थी। आदर्शवाद ये कहता है कि मनुष्य दयालु होता है, मनुष्य परोपकारी होता है। अगर मनुष्य के हृदय में परोपकार को जगाया जाए तो वो ना शांति स्थापित करेगा और कभी युद्ध नहीं होंगे। लेकिन रियलिज्म पता क्या कहता है, यथार्थवाद क्या कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कोरी कल्पना है, मनुष्य कभी दयालु हो ही नहीं सकता, मनुष्य सदैव ही स्वार्थी है। तो ये बात तो यथार्थवाद की थी। अब नव यथार्थवाद क्या कहता है? नव यथार्थवाद ये कहता है, ये केनेथ वॉल्टन ने दिया है और उनकी एक किताब है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसमें उन्होंने पता क्या कहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है शक्ति अर्जित करने पर। देखो यथार्थवाद कह रहा है कि लड़ाई होगी, नव यथार्थवाद पता क्या कह रहा है कि सब लोग शक्ति अर्जित करना चाहते हैं लेकिन आधिपत्य करना नहीं चाहते, यानी कब्जा करना नहीं चाहते हैं, ऐसा नव यथार्थवाद कहेगा। नव यथार्थवाद कहेगा कि कहीं ना कहीं लोग डिपेंडेबल हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था डिपेंडेबल हो जाएगी ना तो युद्ध तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी शक्ति सब लोग स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में वास्तव में क्या अंतर है, ये बात हम चैप्टर नंबर 7 में करेंगे। आगे चलते हैं। फिर एक व्यवस्था सिद्धांत दिया गया है। व्यवस्था सिद्धांत की बात की जाए तो व्यवस्था सिद्धांत ये कहता है कि व्यवस्था सिद्धांत ये कहता है कि जो बुनियादी हमारे मापदंड हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, इसके माध्यम से व्यवस्था सिद्धांत अपना एक सिद्धांत देता है जिसे हम सिस्टम थ्योरी कहते हैं। सिस्टम थ्योरी ये कहती है कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सैद्धांतिक अध्ययन है वो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही इस हिसाब से बना है जिसके परिणामतः विकसित देश अल्पविकसित देशों पर क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, जिसकी वजह से औपनिवेशिक की प्रक्रिया पहले बहुत लंबी चली है। व्यवस्था सिद्धांतकारों को ये तर्क है कि हमें ऐसी व्यवस्था का गठन करना चाहिए ताकि देशों के बीच में संबंध बने वो पारस्परिक संबंध बने, एक समान संबंध बने। ऐसा ना हो कि ये संबंध असमानता पर आधारित हों, किसी एक वर्ग के लाभ पर आधारित हों और दूसरे वर्ग का नुकसान हो रहा हो। तो व्यवस्था यानी कि सिस्टमेटिक थ्योरी वाले लोग ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए ताकि सम्मान के आधार पर संबंधों का निर्माण किया जाए, एक तरफा संबंध ना हो। और कुछ अन्य सैद्धांतिक ढांचे भी दिए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि संघर्ष होते क्यों हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सौदेबाजी का सिद्धांत क्यों चलता है, खेल सिद्धांत क्यों चलता है, और फिर आगे चलकर यथार्थवाद और व्यवहारवादी सिद्धांत की इसमें क्या की गई है, तुलना की गई है। तो अगर आपको ये पैराग्राफ और अच्छे से समझना है, जो कि मैंने यहाँ पर समझाया ही नहीं है बल्कि ये आपको मिलेगा 7वें चैप्टर में, तो इसके लिए आप 7वें चैप्टर की वीडियो जरूर देखिए। आगे चैप्टर में बताया गया है आलोचनात्मक सिद्धांत के बारे में। तो देखिए ये सिद्धांत 1991 से लेकर अब तक चल रहा है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अब तक जो सिद्धांत चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में, वो चल रहा है आलोचनात्मकवादी या फिर वैश्वीकरण। इसमें ऐसे मुद्दों को उठाया गया है जिन मुद्दों की इंटरनेशनल रिलेशनशिप में क्या की गई है, अनदेखी की गई है, जैसे नारीवाद। आलोचनात्मक सिद्धांतकारों का यह कहना है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति स्थापना की बात कर रहे हैं तो हम फिर जेंडर को क्यों भूल जा रहे हैं। नारीवादियों का ये तर्क है कि जब तक महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कैसे शांति स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि आधी आबादी तो स्त्रियों की भी है। बात इनकी ठीक भी है। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति है ये बदल गई है थोड़ी सी। आज नए नए प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शुरू हो चुके हैं, जैसे रचनावाद, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। ऐसे में नए नए प्रश्न जब उठ रहे हैं जो कि प्रश्न 1990 से पहले राजनीति में गायब थे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बदला भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद की बात हो रही है, पर्यावरणवाद की बात हो रही है, विकसित और अल्पविकसित देशों के बीच में जो अंतर है उसकी बात हो रही है। और ऐसे में कुछ बड़े बड़े नाम यहाँ पर आते हैं, जैसे एंड्रयू लिंकलेटर, माइकल फौकाल्ट, जैक्स डेरेडा,
सिंथिया एनलो, क्रिस्टन सिल्वेस्टर, रिचर्ड एशले, रिचर्ड कॉक्स, हर्बर्ट मार्क्यूज, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने ऐसी व्याख्याएं दी हैं। यहाँ से यहाँ तक ये लिखा है, कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि मानव का जो व्यवहार है वो उसकी पहचान से निर्धारित होता है। ऐसे में समाज के जो मूल्य हैं, समाज का जो इतिहास है, समाज का जो व्यवहार है वो इस हिसाब से होना चाहिए। उदाहरण के लिए नारीवादियों का मानना है जेंडर आधारित भेदभाव से समाज ना क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। आलोचनात्मक सिद्धांतकारों का मानना है कि सभी सामाजिक संस्थाओं को उन प्रथाओं से मुक्ति दिलानी चाहिए जो प्रथाएं उनका शोषण करती हैं, जो प्रथाएं उनका दमन करती हैं, और ऐसे में महिलाएं भी शामिल हैं, उन्हें भी राजनीतिक अधिकार देने चाहिए, उन्हें भी सामाजिक अधिकार देने चाहिए। किसी भी समाज की धुरी है महिलाएं, और ऐसे में उन महिलाओं को अनदेखा करके आप कैसे विकास की कल्पना कर सकते हैं। तो पहली तो आलोचना इस आधार पर की जाती है, समाज के आधार पर। दूसरी देखिए ग्लोबलाइजेशन के आधार पर, वैश्वीकरण के आधार पर जब हम आलोचना करते हैं तो जब वैश्वीकरण की शुरुआत हुई 1991 से, पूरे विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ जाल है वैश्वीकरण। तो इसकी पॉजिटिविटी बहुत दिखाई गई। ये कहा गया कि वैश्वीकरण ने विश्व की अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया है, आश्रित कर दिया, एक दूसरे पर डिपेंडेबल कर दिया है। हर एक देश ने व्यापार के लिए दूसरे देश के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर पूंजी का प्रभाव हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं, तकनीक मिल रही हैं। पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो गया वैश्वीकरण की वजह से। पूरी दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में सबको पता चल रहा है। आज लड़ाई झगड़े की जगह आपसी बातचीत को बढ़ावा दिया जा रहा है वैश्वीकरण की वजह से, और जो कल्चर है ना वो एकजुट हुआ है। इसके अलावा हर एक देश के विकास पर बात की जा रही है। आज पूरा विश्व एक गांव बन चुका है, और जो राजनीति है वो सत्ता एक के पास नहीं बल्कि सबके पास है। किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। वैश्वीकरण ने तकनीक का स्तर इतना ज़्यादा कर दिया, इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है कि महानगरों का विकास हो रहा है। ये वैश्वीकरण के समर्थन में तर्क दिए जा रहे हैं, यानी कि वैश्वीकरण की पॉजिटिविटी गिनाई जा रही है कि आज ने पूरे विश्व को कहीं ना कहीं जोड़ दिया है। आज पूरे विश्व में अगर एक देश के पास किसी चीज़ की कमी है तो दूसरे देश से पूरी कर सकता है। आज बड़े पैमाने पर एक देश से लोग दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं, उन्हें नौकरी और रोजगार के अवसर वहाँ मिल रहे हैं। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर वैश्वीकरण का इन्होंने प्रॉफिट गिनाए, उतने ही आलोचनात्मक सिद्धांत के लोगों ने वैश्वीकरण का विरोध किया। उन्होंने कहा भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन वैश्वीकरण की वजह से पूंजी तो यूरोपीय देशों के पास ही जा रही है। पूंजी का एकत्रीकरण तो विकसित देशों के पास ही हो रहा है। गरीब देश तो गरीब होते जा रहे हैं और अमीर देश अमीर होते जा रहे हैं। ये तो एक खेल सिद्धांत हो गया, और ये असमानता को फैला रहा है। ये असमान खिलाड़ियों के बीच का खेल है, जिसमें कुछ खिलाड़ी तो बिल्कुल पेशेवर हैं जबकि कुछ खिलाड़ी नए हैं जिन्हें ज्ञान ही नहीं है। आज गरीबी, जब वैश्वीकरण के इतने फायदे हैं, नौकरियां वो दे रहा है, तो गरीबी बेरोजगारी क्यों है? अमीर और गरीब देशों के बीच में विशाल खाई को अधिक चौड़ा कर दिया इसने। वैश्वीकरण की वजह से बड़े बड़े देशों की संस्कृति छोटे छोटे देशों पर हावी हो रही है। वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं ड्रग तस्करी को बढ़ावा दिया है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। बड़ी बड़ी जो एमएनसी और टीएनसी कंपनियां हैं विश्व की एजेंसी के रूप में नहीं है, बल्कि ये तो बड़े बड़े देशों के फायदे के लिए काम कर रही हैं। तो आलोचनात्मक सिद्धांत दो प्रकार से आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल जेंडर आधार पर और दूसरा वैश्वीकरण के आधार पर। तो कहीं ना कहीं आलोचनात्मक सिद्धांत विश्व में शामिल उन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करवा रहा है जिन समस्याओं का अध्ययन अभी भी आईआर में किया जाना बाकी है। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर में कुछ रह गया है तो अगले चैप्टर के साथ पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में अपने, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।